प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना के हवाले से जो इक़दामात हैं हुकूमतों की जानिब से वो मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो इबादत हैं उनको कुछ महदूद कर दिया गया है। इसके साथ साथ सिंध ने फैसला किया कि 5 बजे मार्केटें बंद करवा देंगे। पंजाब ने 8 बजे मार्केटें बंद कराने का फैसला किया गया है। और मार्केटों से मुराद ये है कि बहुत सारी मार्केट्स तो पहले ही बंद हैं, जो ज़रूरी दुकानें खुल रही हैं जिसमें करियाने की दुकानें हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं या वो बेकरी की जो बेकरी है जहाँ से आप दूध और अंडे वगैरह ख़रीदते हैं, उन दुकानों को जो है वो 8 बजे बंद कराने का फ़ैसला किया गया है। अब हुकूमत की तरफ से रोज़ाना इस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और फिर इस पर जो ब्रीफिंग दी। एक चीज़ जो अब पाकिस्तान के लिए थोड़ा परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर रही है वो पाकिस्तान की इकॉनमी भी है कि एक तो डॉलर के हवाले से हम बात करें तो 168 रुपये और कुछ पैसे का डॉलर जो है वो आज मिल रहा है। उसका एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया, वो परेशानी का बायस है। फिर खुद इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद ये कहा कि जो हमारी ट्रेड है वो मुतासिर हो रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो रही हैं, रेमिटेंसेस मुतासिर होंगी, तो ये आने वाले दिनों में कंसर्न हो सकता है। तो इसके लिए हुकूमत ने कुछ प्लान भी किया है, उसके बारे में मुख्तसरन कुछ बताया भी इमरान खान साहब ने, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं अगले 3-4 दिन में इस पर डिटेल से बात करूँगा कि इस पर क्या हुकूमत ने प्लानिंग की है। लेकिन साथ ही साथ जो आइसोलेशन के मामला हैं वो चल रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अवाम को तंबीह यही की जा रही है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और जिस हद तक इसको रोकने से, फैलने से रोका जा सकेगा, उसी हद तक जो है वो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकेगा। अब उसमें हम अपने हर प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबान से गुफ्तगू भी कर रहे हैं ताकि ये जान सकें कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उस पर हम कुछ आज भी बात करेंगे और आज इस हवाले से हमारा ख़ास मौजू इम्यूनिटी रहेगा, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो एक तरह से वाहिद इलाज दिखाई देता है कोरोना का। तो इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम जब ये वबा शुरू हुई थी तो इस पर तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक किया था कि सियासत नहीं होगी और सियासत से बालातर होकर इस पर काम किया जाएगा। लेकिन हम देखें कि इस पर सियासी तौर पर तनकीद भी हो रही है, बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि बाकायदा इस पर सियासत भी हो रही है। अब शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए, उनके वापस आने पर भी कुछ हमने ट्वीट्स देखी PTI के कुछ रहनुमाओं की तरफ से, और उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया, नाराज़ होकर चले गए। और हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि जिन्होंने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सही इक़दाम नहीं किए। हुकूमत की तरफ से इब्तिदा में जो इक़दाम उठाए गए उस पर भी और उसके बाद में जो इक़दाम लिए गए हैं, तो अपोजिशन की तरफ से होने वाली तनकीद दुरुस्त है या गलत है, इस पर भी ज़रा हम रोशनी डालेंगे। इकॉनमी पर बात करेंगे, 3-4 चीज़ें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार, और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब पर तनकीद शहबाज शरीफ साहब ने की, एक आज ताज़ा तनकीद उनकी तरफ से ये की गई है कि इमरान खान साहब की कोरोना पे कोई तवज्जो नहीं है और वो अपोजिशन के साथ लड़ने में लगे हैं। कोरोना से नहीं लड़ रहे, अपोजिशन से लड़ रहे हैं। और हवाला दिया गया है शायद खाकान अब्बासी साहब के लिए जो वारंट जारी हुए हैं जिसमें गैर कानूनी भर्तियों का उनके ऊपर इल्ज़ाम है और उन पर और उनके कुछ और लोगों पर। इस पर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। तो सबसे पहले सदाकत अली अब्बासी साहब, मैं आपसे इसी नुक्ते से शुरू कर लेता हूँ। हुकूमत क्या वाकई कोरोना से नहीं लड़ रही, अपोजिशन से लड़ रही है? क्या सियासी इंतकाम लिया जा रहा है जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने बात की कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया भी है और साथ साथ आपने ये बात की कि सियासी अलमिया ये है कि हमारे लोग इस पे भी सियासत कर रहे हैं और कोई मौका नहीं जाने दे रहे हाथ से। शुरू में तो जब बाकी दुनिया में इतनी तबाही नहीं नजर आ रही थी तो मुझे तो ऐसे लग रहा था अपोजिशन के बयान से जिस तरह पूरी दुनिया में शायद कोरोना वायरस जो है वो इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब की किसी नाअहली की वजह से ये हुआ। तो बहरहाल ये बातें हैं। और आज जो वजीर आजम पहले दिन से जो सब उन पर तनकीद कर रहे थे कि जी आप फटाफट लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि लोग हमारे वेस्टर्न कंट्रीज से, और हमारा एक माइंड सेट है एलीट क्लास का कि जो भी हो एलीट क्लास जो है, जो जिन लोगों के पास सहूलियात हैं वो बचे रहें और गरीब चाहे पिस जाए या मर जाए। तो हमारे वजीर आजम ने शुरू दिन से एक विजन, बसीरत थी कि नहीं, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें ये हम ऑल आउट ये लॉकडाउन के लिए नहीं जा सकते या उसके लिए नहीं जा सकते, आपका जो क्या कहते हैं कर्फ्यू। तो आज वो बातें सही साबित हो रही हैं। आज जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसाइड किया कि मुल्क में जो तरसील है चीजों की, जो सप्लाई है वो, और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है, ये जो आपकी गुड्स फॉरवर्डिंग है, उसको नहीं रोका जाएगा।
और बाकी लोगों को रोका जाएगा। तो ये चीजें अब समझ आ रही हैं और एक इमेज देने की कोशिश की गई कि शायद हुकूमत को समझ नहीं है। मैं हूं तो पीटीआई का और वो बात मेरे मुंह से ठीक ही लगेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि जितना विजन इस वक्त किसी पॉलिटिकल लीडर का इमरान खान का है, शायद किसी का हो। और जो बातें उनकी इस क्राइसिस में भी समझ आ रही हैं लोगों को, वो मैं तो श्योर हूं, लेकिन आपको भी समझ आएगी और लोगों को भी नजर आएगा कि कितना विजन, कितना बसीरत है इस सारे मामले में। अब रही बात शाहिद खान अब्बासी साहब के गिरफ्तार होने की या उनको वारंट जारी होने की, तो जाहिर है उन्होंने माजी में जो कुछ किया है वो भुगत रहे हैं। और हुकूमत का इस वक्त ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इफेक्ट से है, चाहे वो कोरोना के मेडिकल इफेक्ट्स हो, एहतियाती तदाबीर हो, अवेयरनेस हो, या उसका जो माशी इम्पैक्ट है। हम समझते हैं कि हमारे 25% लोग वो हैं जो शायद दिन का जिनके पास खाने को नहीं होता अगर दिहाड़ी ना लगे, तो उनको सहूलतें वहां पहुंचाने पे है। और ये एहतसाब का इदारा, उसका अपना काम है, अदालती निज़ाम है। अगर कोई समझता है कि कोई ज्यादती हो रही है तो अदालत से रिलीफ ले। ये कोई इदारा ना नया है, ना कोई शाहिद खान अब्बासी साहब नए, ना कोई कानून नया। ये अपने दौर में वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अगर इनको कानून ठीक नहीं लगता था तो खत्म कर देते। लिहाजा ये बिल्कुल इस वक्त बेवक्त की लागनी है कि इस वक्त हम शाहिद खान अब्बासी को डिस्कस करें। जिन्होंने कुछ किया होगा तो वो फंस जाएंगे, नहीं किया होगा तो बच जाएंगे। हमें फोकस करना चाहिए मुल्क की जो मईशत पे, जो इतना बड़ा पूरी दुनिया की मईशत इस बात पे क्रम्बल कर गई है और पूरी बिल्कुल सही है। ये मईशत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इस पर हम आते हैं क्या हुकूमत प्लान कर रही है, लेकिन इसको बिल्कुल सही है, इस पर ज्यादा बात शायद नहीं होनी चाहिए। और मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, जरा इरशाद आरिफ साहब से राय ले लूँ। इरशाद साहब, आपके ख्याल में ये शहबाज शरीफ साहब की तनकीद है कि शाहिद खान अब्बासी, आपकी तवज्जो अपोजिशन, यानी वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तवज्जो जो है वो कोरोना से लड़ना नहीं है, अपोजिशन से लड़ना है, और इंतकाम सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है, इसी वजह से कोरोना पर काबू नहीं पाया जा रहा। आपके ख्याल में एलिगेशन दुरुस्त है शहबाज शरीफ साहब का? देखें, जब अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी तो हमने मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह से भी सुना, शहबाज शरीफ साहब के और बाकी सियासतदानों के मुंह से, कि जब जंग अजीम चल रही थी तो चर्चिल से किसी ने पूछा कि जी क्या बनेगा, तो उन्होंने उल्टा सवाल किया रिपोर्टर से कि अदालतें काम कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, लोगों के जो पैमाने हैं, हमारे मेयार है इंसाफ का, वो बरकरार है या नहीं। तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा फिर कोई मसला नहीं है, जंग होती रहे, लंदन पर बमबारी होती रहे, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। आज मालूम नहीं दुनिया के किस मुल्क में ऐसा हुआ है कि कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि जेलों के दरवाज़े खोल दें या अदालतें बंद कर दें या एहतसाब के अदारे ख़त्म हो जाएं। ये अजीब सी बात है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शाहिद खान अब्बासी के ख़िलाफ़ केस पहले से मौजूद है, रेफरेंस दायर हो गया है, वारंट हो गए हैं। अगर खुदा न खास्ता कल वो को गिरफ़्तार भी हो जाएं तो उससे कितने नए मरीज़ कोरोना के जो हैं अस्पतालों में पहुंच जाएंगे इस गिरफ़्तारी की वजह से। ये अजीब व गरीब है भाई। आपने तजावीज़ पेश करनी है, अपोजिशन का जो फ़र्ज़ बनता है कि जी यहाँ इमरान खान साहब गलती कर रहे हैं, कि मिसाल के तौर पर वो अस्पताल नहीं बना रहे, वो कंटेनियस सेंटर नहीं बना रहे, वो सही मानों में डॉक्टरों को इक्विप नहीं कर रहे उस लिबास से, उन चीज़ों से जो उनके लिए ज़रूरी हैं। ये तो तनकीद बनती है। ये कोई तनकीद नहीं है कि जी फ़लाँ को अगर आपने रिहा ना किया या फ़लाँ को आपने गिरफ़्तार कर लिया तो इसका मतलब है कोरोना के साथ आप नहीं लड़ रहे। इसका कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है। और उनको ये भी लगता है ना, वो अगरचे 2-3 दिन पुरानी बात है लेकिन वॉकआउट कर गए थे शहबाज शरीफ साहब इस वजह से कि जी इमरान खान साहब की गैर संजीदगी है, वो खुद मौजूद नहीं है, तो हम भी मौजूद नहीं होंगे। बिलावल साहब भी चले गए। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि इमरान खान साहब को वहाँ बैठना चाहिए था, वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, उन्हें कोई और मसरूफियत नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने ये किया और गलत किया अगर, तो उसका जवाब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जिनके मुतालबे पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो बार बार कह रहे थे कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठने, तो वो भी वॉकआउट कर जाएं। वही गलती उन्होंने भी दोहरा दी तो बराबर हो गया हिसाब। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा संजीदगी के साथ इन मामलात को देखना चाहिए। सियासत हो रही है और अपोजिशन इस वक्त कोरोना पर सियासत कर रही है, क्योंकि मेरा ख्याल आज कोई मौजूद सियासत का और रहा ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने आज जो बातें की हैं आपने सुनी, उनकी पूरी स्पीच भी, जो इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने खदशात का इजहार किया उस पर तो ज़रा बाद में आते हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने की, खाने पीने की अगर किल्लत पैदा हो गई तो अफरा तफरी पैदा हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में आटे की, ग़िज़ाई अजनास की, दालों की, इनकी किल्लत पैदा ना हो, वरना फिर लोग परेशान हो जाएंगे
और फिर लोग जाहिर है वो खौफ का शिकार हो जाते हैं और भागते हैं और दुकानों पर रश लग जाता है, वो फिर एक अफरा तफरी की सूरत पैदा होती है। अभी तक आपको क्या लग रहा है, सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में हैं और घबराने की तो कोई बात नहीं है? पहली बात तो यह है कि आज मुझे भी और कल भी मुझे लगा है कि इमरान खान साहब बहुत मिसलेड हैं इस वक्त। उनके सामने बिल्कुल हकीकत उनके सामने नहीं पेश की जा रही। मतलब मैं तफ्तान की मिसाल दे रहा हूं, मैं तकरीबन 50 दफा तफ्तान गया हूं, मैं जिला का डिप्टी कमिश्नर रहा हूं। आज उनको कहीं बताया गया है शायद को वहां 3 कमरे हैं। तफ्तान के बिल्कुल साथ सेंदक की बहुत बड़ी कॉलोनी मौजूद है जिसके अंदर कम 150 घर मौजूद हैं जिनको फौरी तौर पर खाली करा कर ठीक किया जा सकता था, वहां रखा जा सकता था। वहां 7.5 किलोमीटर के ऊपर तालाब में बहुत बड़ा अकोमोडेशन मौजूद हैं। खुद तफ्तान के अंदर पाकिस्तान मलेशिया के मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी सियाचिन के अंदर जाके अपनी चीजें स्टैब्लिश कर सकती, वो उनको कतन मिसफिट किया गया। पहली बात है इस मौजू के ऊपर, और उनको बिल्कुल नहीं पता। आज उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया कि वहां तो सिर्फ 3 कमरे थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहां डिप्टी कमिश्नर रहा हूं, मैं 50 दफा उस जगह पे गया हूं। दूसरी बात मैं आपको ये, और वहां जिस तरह निकाला गया है वो बड़ी अजीब कहानी है। कौन मिसलीड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को सर? ये कौन मिसलीड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को सर? क्योंकि किसी एक जगह ये वो लोग हैं नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको कि ये इस वक्त पूरे के पूरे एक डिसीजन एक बंदे ने ले लिया वहां पर। आपने वहां से बंदों को निकाल लिया एक प्रेशर के तहत। अब हर बंदा उसको डिफेंड करेगा वहां पर जाके खड़ा हो। किसी और सूबे, आज मेरी वहां आला तरीन लोगों से बात हुई है बलूचिस्तान में, वो कहता है तफ्तान अगर किसी और सूबे में होता अब तक वहां एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी चीजें खड़ी कर चुकी होती। एक बात तो ये बताइए, मैं हायर लेवल की बात कर रहा हूं, टोटली इग्नोर्ड हुआ है। और जिस तरह वहां से लोग निकले हैं, वीडियोस आए, मैं नहीं करना चाहता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब को किसने बता दिया कि कर्फ्यू का दौरान जो होता है वो मुकम्मल पर लॉकडाउन हो जाता है और ये होता है। कर्फ्यू के दौरान मूवमेंट कंट्रोल होती है। कर्फ्यू ये नहीं होता कि आपने एक कर्फ्यू लगा दिया, जो आपने कह दिया वही होता है। आप प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं कर्फ्यू क्या होता है? सेक्शन 1 मैं बता रहा हूं ना, सेक्शन 144 के तहत लगता है सर। उसमें आपने रूल्स बनाने होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कह रहा है। आपने रूल बनाने होते हैं कि कितनी मूवमेंट होनी चाहिए, खुराक कहां से आनी चाहिए, बाकायदा घंटे 2 घंटे के लिए चीजें निकाली जाती हैं। होता यह है कि फौरी तौर पे जब उसको रोका जाता है मूवमेंट को, तो यह होता है कि आइंदा जाने खत्म ना हो। मतलब कोई बंदा और आग ना लगा दे, कभी कोई और किसी बंदे को कत्ल ना कर दे फौरी तौर पर। और उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपके पास इतनी फोर्स अवेलेबल होती है कि आप ये सारी सप्लाई इंश्योर कर लेते हैं। कर्फ्यू का सिर्फ एक फायदा होता है, आप लोगों के मिजाज के मुताबिक चलते हैं। आज आप लाहौर में निकलें, मैं आपको बता दूंगा कि आपको इतनी मूवमेंट मिलेगी लोगों की, जिसके जो कौम ये हो कि आपके लॉकडाउन के अंदर गुड्डी उड़ाए और 25 साल का बंदा मार दे, आप उससे तवक्को रखते हैं वो कोरोना के अंदर एहतियात करेगी। इसलिए लगाया जाता है कि आप उसको कंट्रोल करते हैं। बाकायदा मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर सप्लाई। अच्छा सुने, लिस्टें बनती हैं, आपके प्रेस के पासेस बनते हैं, आपके सिक्योरिटी कोर्सेज के पास बनते हैं, दूध वाले के पासेस बनते हैं, किस किस के पासेस बनते। इस वक्त आप जो कह रहे हैं ना, हम अपील करके करेंगे, आप पाकिस्तान के मिजाज को नहीं जानते, इसलिए आप ये फैसला कर रहे हैं। आप अपील करें। आज आपने अपील की, मस्जिदें बंद हुई, आप अपील करके देखें। आपने 6 दिन से अपील कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कुछ लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समथिंग डिजास्टर। अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल आ जाए। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त या तो इमरान खान साहब को वो बात सुनाई जा रही है जो वो सुनना चाहते। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन मेरे सबॉर्डिनेट रही हुई है, मेरे जूनियर रहे हैं। वो कहते हैं हमसे सुना ही ये जाना चाहता है, हमें कहा जाता है कि यही चीज ही पेश करो, इसलिए हम पेश करते हैं। ब्यूरोक्रेसी इस तरह की होती है। राइट, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं है, जो जिस शक्ल में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है ये इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि कर्फ्यू का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वहां पर मूवमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, कंट्रोल मूवमेंट होती है। अब ये जो आप, और दूसरा तीसरा आपने कहा कि मिसलीड किया जाए प्राइम मिनिस्टर को, तीनों बातों का जवाब तो देंगे सदाकत अली वासी साहब। लेकिन मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले डॉक्टर साहब के पास चला जाऊं। डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब, सर मुझे ये बताइए कि ये साथ साथ ये डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग घरों में, बहुत सारे लोग अब घरों में बैठ गए हैं, वो किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, क्या खाएं, और इम्यूनिटी की बात हो रही है। एक तो मुझे ये बता दें कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है कोरोना को शिकस्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो बॉडी है अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन की है कि उसमें कुदरती तौर पे बहुत से डिफेंसेस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आँखों में जो आंसू हैं
या जब हम पलकें झपकते हैं तो इनकी सफाई होती रहती है। हमारे मुंह में जो सलाइवा है, लुआब है, ये जो भी हम कुछ खाते हैं उसको कोशिश करता है कि कंटेन करे। हमारी जो जिल्द है, जब तक उस पर कोई ज़ख्म ना हो, जिल्द बज़ाते ख़ुद जो है वो कोशिश करती है कि जरासीम दाखिल ना हो। और इस तरह से बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा मरबूत निज़ाम मुदाफ़ियत का बनाया है जिसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ जरासीम जो हर वक्त फ़िज़ा में मौजूद होते हैं उनसे बचा जा सकता है। वायरस जो कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस तकरीबन वैसा ही वायरस उससे मिलता जुलता है जैसा राइनो वायरस होता है जो ज़ुकाम करता है। और सीजन्स जब बदलते हैं तो मुख्तलिफ वायरसेस अपना काम करते हैं। जैसे गर्मियों में रोटा वायरस जो है बच्चों में इसहाल और पेट की बीमारियां करता है। कोरोना वायरस जो है उसके मुतालिक मुख्तलिफ जो है बैनुल अक़वामी तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि ये लैब में पैदा किया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। बहरहाल जो भी सूरत हाल है उसमें ये बात तय है कि जब भी कोरोना वायरस पहले भी मौजूद थे, ये नोवल कोरोना वायरस है जो वुहान चाइना से इटली गया और वो मुख्तलिफ पूरी दुनिया में फैला। एक मैं और भी बाद में बात करूंगा कि वायरसेस जो हैं वो अपनी साख्त यानी स्ट्रेन, अपनी हैयत थोड़ी सी बदलते भी रहते हैं। बाहर सूरत ये जो कोरोना वायरस है इससे बचने के लिए जो कि सीज़न चल रहा है, जो वबा चल रही है, जो पेंडेमिक चल रही है, उसका बेहतरीन तरीका एक तो ये है कि हम ज़्यादा एक्सपोजर में ना जाएं, यानी कि जो वायरस की क्वांटिटी है, जो वायरस का लोड है वो इतना ज़्यादा हमारे अंदर न जाए, ख़ास तौर पे सांस के ज़रिए ये जा रहा है। तो इसीलिए वो जो सारी एहतियाती तदाबीर जिसमें सोशल आइसोलेशन हो या फासला रखना हो या मास्क का इस्तेमाल हो या फिर जो है ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे बहुत इज्तमा हो, मजमा हो, उनसे बचने की जो बातें हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर बहुत ज़्यादा वायरस का लोड आ जाएगा तो बावजूद इसके कि हमारा जो अपना निज़ाम है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम भी कर रहा है और कोई मुतासिर नहीं है, तब भी उसके ऊपर क्वांटिटी को हैंडल शायद ना कर पाए वो वायरस की क्वांटिटी है। बिल्कुल सही सर, अगर आप ब्रेक के बाद सवाल कर लें तो अगर आप इजाजत के बाद सवाल कर लीजिएगा। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सदाकत भाई साहब, आपके पास तो मैं आता हूँ, लेकिन इरशाद साहब आपको डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाह रहे थे, ज़रा कर लें जल्दी से। डॉक्टर साहब, ये आपने कोरोना वायरस के हवाले से कहा कि एक थ्योरी ये भी है कि लैब में तैयार हुआ है, पैदा हुआ है। तो एक वीडियो चल रही है, हुसैन हारून साहब जो हमारे मंदोब भी थे अक़वाम मुत्तहिदा में और स्पीकर सिंध असम्बली भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 2006 में अमेरिका में पेटेंट हुआ और उसके बाद इसराइल में रजिस्टर हुआ और इसराइल ने इसको किया है। तो ये थ्योरी कहाँ तक दुरुस्त है आपके तिब्बी नुक्ता नज़र से? ये हो सकता है ऐसा? फिर अमेरिका ही क्यों उसका सबसे ज़्यादा इस वक्त शिकार है, नंबर 1 पे चला गया इस वक्त? देखिए, जब भी कोई वाक़या दुनिया भर में होता है उसकी कंट्रोवर्सीज़ पड़ जाती हैं, उसकी ऐसी थ्योरीज़ आती हैं जिसमें कुछ साजिश का इम्कान की तरफ इशारा किया जाता है। अगरचे जो वॉर है जिसको हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल वॉर, उसमें ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ स्ट्रेन्स को आप लैब में मैनेज कर सकते हैं, DNA लेवल पे, RNA लेवल पे, ये मुमकिन है, मगर इसमें कितनी हकीकत है इसके मुतालिक मेरे पास कोई शवाहिद नहीं, कोई सबूत नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो बातें औरिया साहब ने की हैं, साकिब भाई साहब ज़रा उसका जवाब दे दें कि प्राइम मिनिस्टर को मिसलीड किया जा रहा है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन की शक्ल अब है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, और कर्फ्यू का मीनिंग प्राइम मिनिस्टर को शायद समझाया नहीं गया। वो गलत समझ रहे हैं कि कर्फ्यू में कोई शख्स घर से नहीं निकल सकता और उसको गोली मार दी जाएगी देखते ही। ये एक कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, तो प्राइम मिनिस्टर कर्फ्यू को इतना डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह औरिया साहब को हम सुनते भी हैं, बड़ा पसंद भी करते हैं और इनकी ग्रिप है एडमिनिस्ट्रेशन पे और बड़ा इन्होंने कॉन्फिडेंटली बात की है कि इनको इंतजामिया का पता है, और तो मुझे पूरा यकीन है कि इनको पता है। औरिया साहब, उसी तरह मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आपको बताना चाहता हूँ
जो ये मिसपरसेप्शन मीडिया के कुछ सर्कल में या ऑपोजिशन में है कि इमरान खान साहब को मिसलीड कर सकता है, हो सकता है, इंसान है, मैं उनको फरिश्ता नहीं समझता, लेकिन ये जितनी बातें ये की जाती हैं, मैं समझता हूँ कि वो इतना ज्यादा माशाल्लाह विजनरी आदमी है कि बहुत सारे लोग मिल के भी ना उनको मिसलीड नहीं करते। ये जो जिस तरह का वो लॉकडाउन चाहते थे, शायद बहुत सारी तजावीज उनको मुख्तलिफ मिलती थी, लेकिन उनका ख्याल था कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं और जिसको आप कंप्लीट लॉकडाउन कहते हैं या जिसको आप कर्फ्यू कहते हैं, तो शायद हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे एज अ सोसाइटी। और जिस सोसाइटी के जिस मिजाज के बारे में आपने बात की, दोस्तों ने बात की, लिहाजा ये मिसपरसेप्शन मैं बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो इमरान खान साहब को अंडर एस्टिमेट किया जाता है पॉलिटिकल सर्कल में भी, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ये एक मिथ है जो टूटने वाली है वक्त के साथ। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कर्फ्यू ये है वो नहीं है, देखें वो ये पहले दिन से कह रहे थे कि अगर एक घर में 6 7 बंदे हैं, अगर हम कर्फ्यू जब लगता है तो फिर कर्फ्यू में नरमी होती है, जब नरमी होती है लोग खाना लेने आते हैं, और वो 8 जो लोग हैं उनको अगर बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे तो आप इस रियासत की इस मशीनरी के साथ मैनेज करने की बजाय बड़े केओस, बड़े पैनिक और बड़े मसले की तरफ चल जाए, इंसानी मसला हो सकता है। लिहाजा मैं तो पाकिस्तानी पहले हूं और पीटीआई का बाद में हूं, जिम्मेदार हूं, एक एमएनए हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं इमरान खान के उस विजन को सलाम पेश करता हूं कि जो वो बातें आज से उन्होंने 15 दिन पहले एक बहुत बड़े प्रेशर को सस्टेन किया, आज वो सही साबित हो रही हैं। और वो लॉकडाउन जिसका एक वेस्टर्न एक पर्सपेक्टिव था और हमारे लोग जो उस पर बात कर रहे थे, आज वो सारे पीछे हट रहे हैं और हालात यही हैं कि हमें जो गुड्स की मूवमेंट है वो अलाउ किए बगैर गुजारे ही नहीं है। हालांकि हर चीज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन मेरे हल्के से भी आज ये खबरें आ रही थी कल से कि आटा नहीं मिल रहा, चीजें महंगी हो गई हैं, अभी सप्लाई खुली हुई है। अगर खुदा ना खाता सप्लाई बंद करते तो हम उस केओस की तरफ चले जाते जो शायद नाकाबिले बर्दाश्त होता। और इमरान खान समझा रहे हैं कौम को कि जिस चाइना की आप बात कर रहे हैं उस चाइना के पास कैपेसिटी थी और एक वुहान नहीं खाली लॉकडाउन हुआ था और ये मैनेज कर सके, अदरवाइज हम ना उधर रहते ना इधर रहते। और आज इस सब ने ये बात मान भी ली है और मेरे ख्याल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये फैसला हो गया है कि जो चीजों की मूवमेंट है उसको नहीं रोका जाएगा, हाँ इंसानों की मूवमेंट को रोकें। और एक जो गुर्बत का फैक्टर है, जो इंसानी फैक्टर है, जो इंसानों की मूवमेंट को भी रोका जा रहा है, उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। जी और ये साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन 144 के तहत कर्फ्यू लगाया जाता है, जितना आपने लगाना होता है उतना ही लगाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं वही बनाते हैं, लेकिन उसके साथ 188 की एक सजा साथ रखी होती है ताकि लोगों के ऊपर टेटनेस रहे। नंबर बात एक, कोई मूवमेंट्स कभी नहीं रुकती, आप कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप उस वक्त एक बकायदा कोर ग्रुप बनाते हैं, आपके पास कम से कम 100 के हिसाब से लोग मौजूद होते हैं। आपके पास नंबर एक पूरे का पूरा एजुकेशन स्टाफ, एजुकेशन बंद है, आपके कॉलेजेस बंद है, आपके पास पटवार खाने के सारे स्टाफ के लोग मौजूद होते हैं, आपके पास उसके लोकल बॉडीज के लोग मौजूद होते हैं। ये इनकी टीम्स बनती हैं जो सप्लाई को इंश्योर करती हैं। मसला सारा ये है कि आपके पास इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख घराने हैं, उनमें से 25% इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन से बिलो है। ये बनते हैं 75 लाख घराने, ठीक, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इनमें से कुछ 650 के करीब तो आपकी बेहद इनकम स्टोर पे, चलो 25 लाख घराने भी आप लगा लें, तो इन 25 लाख घरानों को राशन डोर टू स्टेप पे तकसीम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मसला सारा यह है कि आप उसी जगह, आपके पास पूरी ट्रांसपोर्ट आपके डिस्पोजल पे है, आप यानी इलेक्शन आते हैं, आप पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, आप डोर पे डोर पहुंचाते हैं। जब आप इलेक्शन होते हैं तो आप एक शख्स के घर में उसका पता, ये वो हर चीज उसकी चिट पहुंचती है, तुम्हारा वोट नंबर ये है, तुम्हारा इलेक्शन का बूथ ये है, तुम्हारा फलाना ये है, ये चीज ये पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। देखिए हम ये चीजें एक महीने का कर्फ्यू लगे हैं लोगों के यहाँ जी, और मसला चला ये है। और फिर लोगों की उसकी बाकी सारी सूरत पे आप रखे जगह। अब होगा क्या, होता क्या, सिर्फ खौफ किस चीज का, मुझे कोई खौफ नहीं, खौफ इस चीज का है कि अगर इस मूवमेंट में एक आदमी सिर्फ एक आदमी निकलता है और वो 100 आदमियों को मिलता है और 100 आदमी से 10 आदमी पॉजिटिव हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास 10,000 या 15,000 मरीज आ जाते हैं और आपके पास क्या हॉस्पिटल के बेड्स हैं? खाना तो आप पहुंचा लेंगे, खाना तो आप हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर लेंगे, अस्पताल के बेड कहां से लाओगे?
जी। वेंटिलेटर्स ये कहां से इस लाओगे? पर डॉक्टर मुझे मौका दीजिएगा, मैं वापस आता हूँ अब्बासी साहब, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन मुझे आप भी सर दोनों का जवाब दे दीजिएगा ना। मैं सिर्फ औरिया साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिस इलेक्शन की बात की, जिस अमले की बात की, मेरे भाई उनको 6 महीने ट्रेन किया जाता है, उनको SOP दिए जाते हैं, और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अनट्रेन स्टाफ के जरिए हो सकता है कि आप मसले को ठीक करने की बजाय बढ़ा दें। जो ये जिस तरह का किसी के पास ना कोई अवेयरनेस है, ना कोई इस वायरस के बारे में पता है, लिहाजा जो आप बात मिसाल दे रहे हैं वो बदकिस्मती से बिल्कुल सही है। मैं एक चीज में मुझे अपना पॉइंट ऐड कर दीजिएगा इजाज कुरैशी साहब, मुझे ये बता दें सर कि जो इस वक्त वॉल्यूम है बीमारी का और जो खदशात हैं आने वाले दिनों में, आपके ख्याल में ये लॉकडाउन या जो स्टेप्स अब तक लिए गए हैं ये काफी हैं, या इसके खदशात को रोकने के लिए कंप्लीट कर्फ्यू की रिक्वायरमेंट है इस वक्त? आपकी सजेशन क्या है? मेरा ख्याल है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी ग्राफ को अगर हम देखें जिस तरह से पाकिस्तान में बीमारी बढ़ रही है, आज सुबह जो मैं देख रहा था तकरीबन 1000 से तजावुज कर गए हैं ऐसे केसेस जो नॉन इन्फेक्टेड केसेस हैं, जिस 1200 हो गए हैं। तो उसके अलावा जो है 9 डेथ्स थी आज सुबह जब मैंने देखा था, और रिकवरी रेट अभी कम था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे जैसे अमेरिका में देखें तो अगर आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन नहीं होती और कोई इन्फेक्टेड शख्स वो मिल रहा है दूसरे लोगों से, तो जाहिर है बीमारी जो है वो फैलेगी तो सही। जितने भी अफराद नोन केसेस और अननोन केसेस, सिम्प्टोमेटिक केसेस और एसिम्प्टोमेटिक केसेस, सिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं जिनमें अलामात जाहिर हो रही हैं वो तो अपने आप को बचा लेंगे, शायद वो आप क्वारंटीन कर लें, अपने आप को अलग कर लें, मगर जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये रिस्क है, और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारा जो मेडिकल का निज़ाम है, पब्लिक या प्राइवेट, वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि उसके ऊपर कोरोना वायरस के मजीद केसेस आ जाएं। ऑलरेडी हमारा जो निज़ाम है वो जो आम बीमारियां चल रही हैं, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप ये देखें कि कोरोना की तरफ बहुत हमारा जो है रुझान है, और वाकई ऐसी बात है, मगर डेंगी फीवर जो कि कई सालों से पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है, और इसी सीज़न के अंदर उसके हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे हम कोशिशें करते थे, तो वो ख़तरा भी अपनी जगह मौजूद है कि कहीं वो दोबारा सरफेस ना कर जाए। तो हाँ, कोरोना का एक्स्ट्रा लोड हमारे मेडिकल सिस्टम के ऊपर इट कैन ब्रेक द प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर जब बात कर रहे थे मीडिया पर और सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। एक तो ज़ाहिर है डॉलर 168 पर चला गया है, ये हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है, तारीख की बुलंद तरीन ये सतह है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न है वो ये कि ट्रेड इससे मुतासर हो रही है, एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, रेमिटेंस जो है वो मुतासर होंगी, रुपये पर दबाव है। इसके लिए कुछ उनके जहन में ऑप्शंस भी हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, ये कितने इफेक्टिव प्लानिंग है प्राइम मिनिस्टर की जो वो कर रहे हैं, इससे क्या असर पड़ेगा, क्या रुपए को बचाया जा सकता है, इस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर वकार मसूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन इस डिस्कशन पर आने से पहले आप इरशाद अहमद आरिफ साहब पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, जो पहले बात हो रही थी। इरशाद साहब, आपका उस पर नुक्ता रह गया था, कंप्लीट कर्फ्यू की सिचुएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, की ज़रूरत को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मकबूल जान साहब कि वो होना चाहिए, और सदाकत अब्बास साहब के जो आर्गूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। आपकी राय क्या है? देखिए, बात ये है हुकूमत से जो गलती हुई है वो ये है, जब 15 जनवरी को इन्हें पता चल गया और उसी हफ्ते वुहान में कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, तो एक मॉडल हमारे सामने आ गया था, और उसके बाद रोज़ ब रोज़ ये पता चलता रहा कि उसके फ़वाइद क्या हैं लॉकडाउन के, और लॉकडाउन ना करने के नुकसानात क्या हैं। हमें अमेरिका में, हमें बरतानिया में, हमें इटली में, हमें स्पेन में वो नज़र आने शुरू हो गए थे। हम ये समझ रहे थे, मैं तो आपको इल्म है कि पहले दिन से लॉकडाउन के हक़ में था, हम ये समझ रहे थे कि हुकूमत तैयारी कर रही है। हुकूमत तैयारी क्या कर रही है कि जी
सप्लाईज़ हमारी जो हैं उनको बेहतर किया जाए। तैयारी कर रही है कि किसी शख्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करने दी जाए, ग्रां फरोशी ना होने पाए, और अगर मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़े तो हम किस तरह से सप्लाईज़ बरकरार रखते हुए गरीब आदमी को उसके घर में राशन पहुंचाएंगे। लेकिन आज के दिन तक, आज जो गुफ्तगू की वज़ीर आज़म ने, उससे मालूम हुआ कि ये मैं बड़े माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि 2 महीने ज़ाय किए गए हैं। पहले दिन से ये एहसास होना चाहिए था कि ये वक्त आ सकता है, ऐसा मौका आएगा, तो उस सूरत में चाहिए था कि 3 चीज़ें हुकूमत करती। आज जब ये कहा जा रहा है कि रज़ाकार भर्ती हम करेंगे, तो ये पहले सोचा जाता कि लोगों के घरों में हमने खाना या राशन किस तरह से पहुंचाना है। ये पहले दिन सोचा जाता कि यूँ ही ये सूरत हाल बढ़ेगी तो हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, रमज़ान शरीफ में लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, ग्रां फरोशी भी करते हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए थी। सूबाई हुकूमतों को, ज़िली इंतज़ामिया को इसके बारे में कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं किया गया। अब्बास साहब ख़ुद कह रहे हैं कि कल इनके हल्के में आटा शार्ट था। ये आटा लाहौर में पिछले हफ्ते शार्ट था। सप्लाई आती है, वो ठीक है कि लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इकट्ठा करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि कल को ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्हें इंतज़ामिया पर, हुकूमत पर एतमाद नहीं है कि ये हमें सप्लाई बरकरार रख सकेंगे या नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि आज इमरान खान साहब कहते हैं कि जो गुड्स फॉरवर्डिंग जो है वो जारी रहेगी। भाई ये तो पहले दिन वाज़े होना चाहिए था कि सिर्फ हमने लोगों की जो आमद रफ्त है उसको रोकना है। ये जो ट्रक हैं या ये ऐसी गुड्स फॉरवर्डिंग है, उसको भी रोक दिया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये गलती हुकूमत को तस्लीम करनी चाहिए। अब भी अगर यही सिर्फ सोच विचार में वक्त तय किया गया तो इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। राइट सर, बिल्कुल सही है। मुझे अब आ जाएं जरा प्राइम मिनिस्टर को सुनवा दें जी। सबसे पहले आज उनकी कंसर्न्स क्या थे इकोनॉमी के हवाले से बता दीजिए, फिर मैं डॉक्टर वकार मसूद साहब के सामने सवाल रखता हूँ, सुनवाइए। अब सारी दुनिया के अंदर ट्रेड मुतासर हो गई है। एक्सपोर्ट्स सारी दुनिया में मुल्कों की गिर रही हैं। हमारी भी एक्सपोर्ट्स, जो अल्लाह का बड़ा करम था कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमें खौफ है कि जो हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उनकी रेमिटेंसेस भी गिरेंगी, मुतासर होंगी। हमें ये डर है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जाएंगे, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और पड़ रहा है। अपने स्टेट बैंक के अंदर एक अकाउंट खोलूंगा और उसमें मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उनको हम एक अकाउंट देंगे। मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अपने ओवरसीज पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जरूरत है। जी डॉक्टर वकार साहब, सबसे पहले सर ये बताइए कि यही सारी वो वजूहत है जिसकी बिना पर डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपए पे चला गया। देखिए, ये तो तय है कि दुनिया के अंदर तमाम मईशतें जो हैं एक बड़े टर्मोइल से गुजर रही हैं और हम सिर्फ इसमें तन्हा नहीं हैं। और हमारे यहाँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बड़ी तबाही नहीं आई है। बड़ी मईशत है हमारी, लोग हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा आपके कुछ शुरा ने ये कहा भी कि थोड़ा बहुत हमारी रिस्पांस के अंदर ताख़ीर हुई है और हम अपनी पूरी जो सलाहियतें हैं उससे या तो आगाही नहीं है या उनको बर वक्त हम मोबिलाइज नहीं कर सके हैं। आपने देखा कि 4-5 सूबों के अंदर भी जो है मुख्तलिफ तेजी के साथ और संजीदगी के साथ ये लॉकडाउन का अमल शुरू हुआ है। लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू नहीं होता, लेकिन ये मसला भी जो है सिवाय समाजी फासलों के इससे आप नबरदाजमा नहीं हो सकते। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो आज 2 दिन से हमारी स्टॉक मार्केट भी गिर रही थी और हमारे एक्सचेंज रेट से भी दबाव आया। अब देखें, मतलब अभी हाल के अंदर 2 बड़ी बातें हैं। एक ये कि जितनी भी आपको इंपोर्ट्स की जरूरत है अपने मेडिकल सप्लाईज को पूरा करने के लिए, उसके बेतहाशा एलसीज खुले होंगे और स्टेट बैंक ने उसके अंदर आसानियां भी पैदा की हैं। लेकिन साथ ही हमारे इससे पहले ये वाकया शुरू हो गया कि हमने हॉट मनी के ऊपर इन्हिसार किया था। अब जो ये बुरा वक्त आया है तो वो हॉट मनी जो है वो सिस्टम से निकली है। करीबन $2 बिलियन की जो है वो यहाँ से हमें अपने रिजर्व का लॉस हुआ है। अभी जो वादे हैं हमको नई सपोर्ट के, IMF के 1.4 बिलियन
और वर्ल्ड बैंक और एडीबी के ये आने वाले हैं। मैं समझता हूँ आइंदा चंद दिनों के अंदर इस सूरत हाल के ऊपर जो है बेहतरी आएगी। देखिए, खुशकिस्मती से हमारे लिए तो आसानियां होनी चाहिए थी इस लिहाज से कि हमारा इंपोर्ट बिल न सिर्फ तेल का बल्कि खुर्दनी तेल का भी ये तो से कम हो गया है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ थी। अब हमने जरा थोड़ी सी जो है कोताही की है और इसमें कंजूसी का मुजाहरा किया है कि सिर्फ 15 रुपए पास ऑन किए हैं, इससे ज्यादा किए जा सकते थे। लेकिन अब जो ये डीवैल्यूएशन हुआ है इसमें हमारा ये इजाफा भी खो जाएगा, लिहाजा जो असरात अच्छे मुरतब हो सकते थे वो शायद हमारे हाथ से वक्त निकल गया। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अभी एक दूसरे चैनल पे डॉक्टर यास्मीन ये कह रही थी हमारे पास, और ये मकबूल साहब उसके इंचार्ज भी रहे, लेकिन 35,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं पंजाब के अंदर, वो घर घर को जानती हैं, उनको आप मोबिलाइज कर सकते हैं। आपने स्कूल कॉलेजेस बंद कर सके किए हुए हैं, लोग आपके घरों में बैठे, सबको मोबिलाइज करें और ये जो भी कुछ रिलीफ पहुंचाना है उन लोगों को उसके पहुंचाया जा सकता है। राइट सर, बिल्कुल। लेकिन आपने जो बात की रुपये के हवाले से और बाकी चीजें, सदाकत भाई साहब इसका एक तो जवाब देना, वो कह रहे हैं कि ज्यादा पास ऑन कर सकते थे लोगों को, ये जो इतने ज्यादा प्राइसेस कम हुई हैं पेट्रोल की, आपने सिर्फ 15 रुपए कम किए हैं, प्लस कुछ इकदाम पहले उठाए जाने चाहिए थे। अब जो जाहिर है खतरा तो आने वाले दिनों में और ज्यादा है इकोनॉमी को, उससे तो खुदा ना खासा डॉलर और ऊपर जा सकता है जिसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो ये एक और तरह की क्राइसिस सिचुएशन है, कैसे निपट रहे हैं इससे? असदुल्लाह, एक तो जुमला सुन के बड़ा दिल को दुख होता है कि जब हमें कहा जाता है कि हमारा रिस्पांस में कोताही थी, हमारे बॉर्डर से चीन से वायरस जाके बरतानिया में, इटली में, फ्रांस में और अमेरिका में तबाही फिरता है, और हमारे यहाँ चले अल्लाह का फजल है अभी भी नुकसान हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ। तो ये जो कहना है, बहरहाल इस पे कैसी बात है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन दुख होता है जब ये कहा जाता है कि हमारा रिस्पांस इतना कमजोर है और अमेरिका के मुकाबले में जिनका पता नहीं बिलियन ट्रिलियन से वो खाली इस पे खर्च कर रहे हैं, और हमारा 45 बिलियन का सारा ही हमारा टोटल बजट है। बहरहाल अब जो आपने बात की इकॉनमी की, देखें ये 2-3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि हमारा सबसे ज्यादा रिलायंस जो है वो जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस पे है, जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। हमारा एक्सपोर्ट जो पिछले 5 साल से नेगेटिव रहा ग्रोथ में, वो पहली दफा बढ़ना शुरू हुआ था, उस पर भी इज़ार है पूरा वर्ल्ड ग्लोबल लॉकडाउन हो गया तो आपका एक्सपोर्ट का आपका फर्क आ गया। फिर एक बहुत बड़ा दबाव था जो मैं इसके हक में नहीं था कि हमें इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए था, बिकॉज हमारी इकॉनमी इतनी शायद इंटरेस्ट से उसका इफेक्ट नहीं होना था। इंटरेस्ट रेट के कम होने से भी आपका जो कुछ रेमिट जो यहाँ डिपॉजिट से वो कम हुए। फिर पूरी दुनिया में सब सिचुएशन है और बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि आपका जो फॉरेन करेंसी पे दबाव, और एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि जितना इक्विपमेंट हम नया डिमांड कर रहे हैं, ये पहले रूटीन में नहीं था। ये इक्विपमेंट सारा, अगर वेंटिलेटर की डिमांड है 800 वेंटिलेटर हमारा लाइन आप पे है, उसकी वजह से सारा ये आपकी फॉरेन करेंसी पे दबाव पड़ा है। लेकिन चूंकि ये फॉरेन आखिरी मिनट है सर, रोक के रखी हुई है, ये नेचुरल है, तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी में सख्त है और चीजें ठीक तरफ जा रही हैं इंशाल्लाह। ये इतना बड़ा चैलेंज है सर हुकूमत के लिए, कोरोना से निपटना एक चैलेंज है, इकोनॉमी को जरा मेंटेन रखना एक और चैलेंज है। और ये साहब देखें, कोरोना से निपटना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनॉमीज होती रहेंगी। दुनिया में तकरीबन इस वक्त 197 मुल्क यही फेस कर रहे हैं, हमारा अकेले का रोना नहीं है, ये दुनिया का पूरी कोरोना बन चुका हुआ है। इस वक्त कोरोना को देखें, अगर आप एक लेवल पे चले गए, मैं सब जानते हैं मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूं, मुझे हेल्थ की आपकी सर्विसेज की असेसमेंट का पता है, मैं बलूचिस्तान में हेल्थ रहा हूं, सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे पता है कि ये क्या सूरत हाल है। अल्लाह का वास्ता है, आज देखें इंटरनेशनल असेसमेंट ये थी कि 25 तारीख तक आपके 1000 हो गए, ठीक है, 28 तारीख तक आपके 1200 हो चुके हैं, इंटरनेशनल असेसमेंट से आगे निकल चुके हैं जी। तो इस वक्त आपको प्रॉपर लॉकडाउन करके आपको फौरी तौर पे इस पे लगाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, हमने एक जिस वक्त आग लग रही होती थी शहरों को, तो उस वक्त हम कर्फ्यू साहब आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुकम्मल कर्फ्यू होना चाहिए अगर आप इसको बचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।